नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। हमारी इस सीरीज में हम गांधीनगर सेशन कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस फैसले का हम विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर ऐसे शंकास्पद केस में 12 साल पुराने केस में जिसमें एक भी सबूत ऐसा नहीं है जो आरोपी को दोषी पुरवार करे, फिर भी ऐसे मामले में संत आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास आखिर कैसे हुई। ये पूरे घटनाक्रम का, पूरे जजमेंट का हम पोस्टमार्टम करेंगे हमारी इस सीरीज में, जजमेंट का पोस्टमार्टम में। ये जो जजमेंट आया है गांधीनगर सेशन कोर्ट का, इस जजमेंट से भारत के जो सभी संत है, जो गणमान्य प्रतिष्ठित जो व्यक्ति है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाते हैं, लोक सेवा के कार्य करते हैं, जो संस्कृति का कार्य करते हैं, राष्ट्र उत्थान का कार्य करते हैं, ऐसे सभी लोगों को सावधान हो जाने की जरूरत है। इस देश में यदि कोई कार्य कठिन है तो वो है हिंदुत्व का कार्य करना, सनातन धर्म का कार्य करना और इस राष्ट्र को जोड़े रखने का कार्य करने वाले को इस देश में बहुत सी तकलीफ होती है। इसका लेटेस्ट और ये जो उदाहरण हम कहे जाएंगे तो ये है संत श्री आसाराम जी बापू का पूरा चैप्टर है, वो इसी का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। देखिए, संत आसाराम जी बापू को 2 बार आजीवन कारावास हुई। ये आजीवन कराने वाले उन्हीं के ही आश्रम से निकाले गए या आश्रम में घुसाए गए ऐसे लोग थे जो षड्यंत्र के तहत आश्रम में आए थे और षड्यंत्र के तहत ही उन्होंने ये पूरा घटनाक्रम है उसको अंजाम दिया था। ऐसे लोगों को पॉलिटिकल फोर्सेस के द्वारा, जो बाहरी ताकत है, इंटरनेशनल जो फोर्सेस है जो भारत को तोड़ना चाहती है, ऐसी जो फोर्सेस है, ऐसे लोग हमारे ही कुछ गद्दार लोगों को, कुछ बिकाऊ लोगों को षड्यंत्र में हत्था बनाते हैं। जैसे संत आसाराम जी बापू प्रकरण में जोधपुर का फैसला हो और लेटेस्ट हम गांधीनगर के जो जजमेंट की बात करें तो गांधीनगर जजमेंट में केवल और केवल बयानों के आधार पर ही संत आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास सुनाई गई है। माननीय जज साहब ने ऐसा सोचा ही नहीं कि हिंदू संत पर षड्यंत्र हो सकते हैं। हालांकि आसाराम जी बापू की जो लीगल टीम थी, जो लीगल वहां संभाल रही थी, उन्होंने बहुत सारे ऐसे सबूत रखे हैं कि ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र था। जैसे 50 करोड़ का फैक्स आया था आश्रम में खंडनी के लिए, वो भी रखा था। फिर स्टिंग ऑपरेशन किया था। जो आरोप लगाने वाली लड़की थी, उन लड़की ने ये सारा जो आरोप लगाया है वो पैसे के लिए लगाया था। ऐसे सबूत कई दिए गए कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने वो सारे सबूत को देखा नहीं है। कहीं कहीं उस सबूत में त्रुटियां निकाली कोर्ट ने। हालांकि कोर्ट चाहता तो वो सबूत की जो सत्यता थी वो सुनवाई के दौरान वो खुद आदेश करके सिद्ध कर सकता था, लेकिन हमने पूरे मामले में देखा, जितने भी जज ने ये ट्रायल चलाया, जब तक मुझे पता है तब तक 9.5 सालों में 3 या 4 जज इस ट्रायल को देख चुके हैं। जो अंतिम जो जज थे जिसने फैसला सुनाया था वो थे DK सोनी, और उसके पहले एक मुस्लिम जज थी जिसका नाम था वोरा मैडम। उसके बाद कोई सोलंकी करके कोई जज आए थे। हमने पूरे केस को 9.5 साल तक हमारे सामने देखा है ट्रायल को। शुरू में तो ये जज ऐसा मानकर ही बैठते थे कि संत श्री आसाराम जी बापू दोषी है और उनके जो सह आरोपी है वो भी दोषी है। वो ऐसा मानकर ही उनके साथ ट्रीट करते थे। यदि हम कोर्ट की और कानून की परिभाषा में ही बात करें तो कानून ये कहता है कि जब तक कोई आरोपी पर गुनाह सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसे गुनहगार नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन गांधीनगर कोर्ट में जज का जो रवैया था, जो पूर्व में जो जज थे उसके मैं बात कर रहा हूँ, उनका ऐसा रवैया था कि वो आरोपी को दोषी ही मान रहे थे और इस प्रकार से उनको ट्रीट कर रहे थे। हालांकि जज को न्यूट्रल रहना चाहिए, न्यूट्रल देखकर ये फैसला सुनाना चाहिए, लेकिन गांधीनगर कोर्ट में हम जजमेंट जो पढ़ रहे हैं उसमें ऐसा नहीं लग रहा है। सारे जगह पर ऐसा ही सिद्ध हो रहा है जज की बातों से, जज के ओपिनियन से, कि वह आसाराम जी बापू को ही गुनहगार मान रहे हैं और उनको ही अपने को निर्दोष साबित करना है, अपने को निर्दोष सिद्ध करना है, ऐसा लग रहा है। हालांकि जो आरोप लगाने वाली जो महिला है वो शुरुआत से ही उनकी पूरी फरियाद शंकास्पद रही है। एक तो 4 तारीख की फरियाद 6 तारीख को 0 FIR होकर चांदखेड़ा में आती है। ये भी एक बहुत बड़ा जोल है। इस फरियाद का वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं किया शोभना बुतड़ा ने, यह भी बहुत बड़ा जोल है। दूसरी बात कि इस घटना में जो लड़की की जो
स्टिंग ऑपरेशन किया गया लड़की का, क्योंकि लड़की पैसे के लिए कर रही थी। बाद में इस लड़की को FIR अपनी वापस लेनी थी। ये जो सारा घटनाक्रम जो हुआ था वो सारा कोर्ट के सामने रखा था। इसके उपरांत भी बहुत सारी ऐसे प्रूफ दिए थे कि ये षड्यंत्र है, ऐसे प्रूफ दिए थे, कोर्ट के सामने रखे थे, लेकिन कोर्ट ने सारे सबूतों को नजरअंदाज कर दिया और यही सोचा कि संत आसाराम जी बापू दोषी है। दूसरी इस केस में जो सबसे बड़ी बात जजमेंट में सामने आ रही है कि कोर्ट ने पूर्व आश्रमवासी के बयानों को आधार बनाकर उनको ही सही मानकर ये पूरा फैसला सुना दिया है। आश्रम से निकाले गए ईश्वर नायक, राकेश पटेल, तृप्ति, वर्षा, सरोज, अमृत प्रजापति आदि और ये महेंद्र चापला आदि ऐसे जो आश्रम से निकाले गए थे, या मैं यूं कहूं कि शायद इनको षड्यंत्र के तहत पहले आश्रम में घुसाया गया होगा और फिर आश्रम से निकाला गया है। तो ये पॉलिटिकल एक गद्दारी है, ये इंटरनल एक गद्दारी थी। ये पूरा जो मामला है वो गद्दारी का मामला है। जैसे संत श्री आसाराम जी बापू को ये षड्यंत्र के तहत बयानों के आधार पर अपने आदमी को संस्था में घुसाना, फिर उन पर आरोप लगाना, ये जो षड्यंत्र पूरा हुआ है उसी षड्यंत्र के तहत पर दूसरे जो हमारे संत है, दूसरे जो बड़े बड़े जो देश का कार्य कर रहे, समाज उत्थान का कार्य कर रहे, ऐसे समाज सेवकों पर भी ऐसे आरोप भविष्य में लगाए जा सकते हैं। स्वामी नित्यानंद पर भी आसाराम जी बापू के तह पर उसी पैटर्न पर गुजरात में FIR होने वाली थी, लेकिन वहां पर लड़की ने स्वामी जी पर आरोप नहीं लगाया और स्वामी नित्यानंद बच गए वहां पर, क्योंकि संत श्री आसाराम जी बापू के सेम पैटर्न पर, जैसे जोधपुर में उन पर आरोप लगाया गया था, उसी पैटर्न पर गुजरात में भी 1-1.5-2 साल पहले आरोप ऐसे ही यहाँ पर भी पूरा प्लान किया गया था, लेकिन वहाँ षड्यंत्रकारी सफल नहीं हुए थे। लेकिन संत आसाराम जी बापू प्रकरण में ये सब सफल हुए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हम सभी संतों को और सभी गणमान्य व्यक्तियों को, राष्ट्र प्रेमियों को ये कहना चाहेंगे कि आप सतर्क हो जाइए, इस षड्यंत्र को समझिए और निर्दोष हिंदू संत का साथ दीजिए। तो आने वाले वीडियो में हम ऐसे बहुत सारे खुलासे करेंगे। यदि आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।